नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि बजट से पहले आपकी क्या रहे एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी। खास तौर पर बजट में जिन सेक्टर्स को बूस्ट मिलने की संभावनाएं हैं, क्या वहां पर उन सेक्टर में आपको निवेश करके अपना एक टैक्टिकल पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए। कैसे आप एसेट एलोकेशन के जरिए अपने पोर्टफोलियो को सजा सकते हैं। निवेश की प्लानिंग बजट से पहले, बजट के बाद कैसी होनी चाहिए, इस पर एक आज चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका परिचय करा देते हैं। कीर्तन शाह, सीईओ क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स हमारे साथ हैं। कीर्तन, आपका स्वागत हम करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। बस अब कुछ दिनों की और बात और बजट हमारे सामने होगा और इलेक्शन से पहले का फुल टर्म बजट हम देखेंगे। तो उम्मीद हर किसी को है कि सरकार अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेगी जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहती हूं, बजट 2023 इनफैक्ट एक्चुअली 2 साल के बाद कोरोना मुक्त टाइम पर यह बजट हमारे सामने आएगा। फोकस कहां पर रहने की उम्मीद है? स्वाति, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक थोड़ी सी मार्केट की एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि शायद क्योंकि ये लास्ट फुल बजट है, इसके बाद इलेक्शन ईयर है, तो शायद ये बजट पॉपुलिस्ट हो सकता है। मुझे थोड़ा सा डाउट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस गवर्नमेंट की अगर हम पिछली बजट्स को ध्यान में रखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका फोकस पॉपुलैरिटी से ज्यादा फोकस जो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होना चाहिए उस पर हर बार रहा है। तो मुझे नहीं लगता सबसे पहले तो कि प्रॉबेबली ये बजट पॉपुलिस्ट होगा। मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि पोस्ट कोविड जो फिस्कल कंसोलिडेशन की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी सब्सिडीज बहुत सारा पैसा जो दे दिया गया है जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है, उसे कंट्रोल करने पर और कैसे अच्छे बिजनेसेस को और प्रोत्साहित किया जाए, इस पे फोकस होगा बजट का। और बजट पॉपुलिस्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से। सबसे पहले तो 2 चीजें हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लास्ट ईयर देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो पैसा खर्चा किया गया था बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए, वो तकरीबन 2.9% था जीडीपी का। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना है, इसे इस बजट में बढ़ाकर तकरीबन 3.5 तक कर दिया जाएगा। तो ज्यादा पैसा दिया जाएगा इंडस्ट्रीज को और ग्रो होने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारा एम्फेसिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे दिया जाएगा, क्योंकि हम जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहे हैं, जितने ज्यादा बिजनेसेस को इंसेंटिव्स दे रहे हैं कि आप प्लीज बिजनेस सेटअप कीजिए और लोकल मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, लोकल सोर्सिंग कीजिए। आई थिंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काफी फोकस हो सकता है इस बजट पे। आप आई एम श्योर हम सब देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, स्पेसिफिकली कोविड के बाद और जैसे ही वो चाइना +1 थीम और बहुत सारे बिजनेसेस जो चाइना से बाहर निकल के कहीं और सेटअप करना चाहते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में डोमेस्टिकली बहुत मेहनत कर रहा है। आपने ऑलरेडी देखा है कि कैसे एप्पल ऑलरेडी कह रहा है कि वो अपने प्रोडक्शन का 25% इंडिया से करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत फोकस होगा और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री जहां पर लेबर बहुत ज्यादा लगता है, लोगों को जॉब्स मिलती है, वहां पीएलआई स्कीम्स पे काफी एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोटा मोटा 3-4 चीजें, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चा किया जाएगा, रूरल वेलफेयर पे, मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी और पीएलआई स्कीम्स। ये मुझे ऐसा लग रहा है 4-5 मेन थीम्स हो सकती है इन बजट की। बिल्कुल। अब आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है? बेसिकली जिन सेक्टर्स पर फोकस रहने की पूरी संभावना है, क्या वहां पर आप अपना निवेश का फोकस भी बढ़ाएं? इस पर चर्चा करने की शुरुआत करते हैं। हर्षवर्धन रूंगटा हमारे साथ अब शो में शामिल हो चुके हैं। ये सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर रूंगटा सिक्योरिटीज से हमारे साथ है। हर्षवर्धन, स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। कीर्तन से यही बात कर रहे थे कि इस बार बजट कैसा नजर आ रहा है, क्या हो सकता है इस बजट में? वैसे तो सारी अटकलें ही हैं, हम तो सिर्फ एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं। सही जो ऐलान होंगे वो 1 फरवरी को ही मालूम चल जाएंगे। पर तमाम एक्सपर्ट्स और आपने भी जो सोचा और समझा है, जितने न्यूज गैदर हमने की है, कुछ गेस वर्क तो हम कर ही सकते हैं।
इसमें अब इम्पोर्टेंट समझना ये जरूरी है कि जिन सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस रहने की संभावना है, जैसा कीर्तन ने भी बताया कि मैन्युफैक्चरिंग है, कंजम्पशन को बढ़ाने की जरूरत है, रूरल हो गया, बहुत सारे जो सेक्टर्स है वहां पर फोकस रहने की पूरी संभावना जताई जा रही है इस बजट में भी। क्या किसी एक निवेशक को इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो में कोई टैक्टिकल मूव करने की जरूरत है एट द मोमेंट? बेसिकली बजट से पहले कोई टैक्टिकल एसेट एलोकेशन किया जाए? वेल देखिए स्वाति, अगर हम इस न्यूज को एंटिसिपेट कर सकें और जो हम चाहते हैं और जो हमने सोचा है अगर वो सही निकले, तब ये टैक्टिकल मूव जो हम करने की बात कर रहे हैं उसका फायदा मिलेगा। सीधी सी बात है। तो सबसे बड़ी दुविधा जैसे आपने शुरुआत में कही थी कि ये एक अटकलें हैं, मतलब हम एक एस्टिमेशन कर रहे हैं, हालांकि जो एक्चुअल अनाउंसमेंट होना है वो 1 फरवरी को होना है। सो यस, अगर कोई इन्वेस्टर है जो समझ सकते हैं और जिनको क्लियर इंडिकेशन है, जो फोर्स कर सकते हैं, मान लीजिए कि ये सारे बदलाव आने ही वाले हैं और इस पर्टिकुलर सेक्टर या इस थीम को बढ़ावा मिलने वाला है, तो यस, टैक्टिकल मूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक अपने जितना भी एसेट है उसका एक छोटा हिस्सा वो एक टैक्टिकल मूव में लगा सकते हैं। तो एक टैक्टिकल एलोकेशन होता क्या है? तो आपने अपना एक एसेट एलोकेशन प्लान बना रखा है कि हम कितना इक्विटी में जमा होगा, कितना डेट में होगा, और अगर हमें ऐसे लगता है कि कोई पर्टिकुलर सेगमेंट या कोई पर्टिकुलर सेक्टर थीम अच्छा चलने वाला है, तो हम एक टैक्टिकल मूव करते हैं। टैक्टिकल मूव एक टेम्पररी मूव है, जब हम मान लीजिए इक्विटी या डेट में से एलोकेशन चेंज करते हैं और बढ़ाते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर में इक्विटी के लिए मान लीजिए, और जब वो मूव खत्म हो जाता है, जब ये एक्चुअल जो मूवमेंट होना था वो अगर हो जाता है, तो हम वापस रिस्टोर कर लेते हैं हमारे ओरिजिनल एसेट एलोकेशन प्लान के लिए। तो इसमें सबसे बड़ी जो फैक्टर है, जो एक का जो फैक्टर है, वो ये है कि अगर आप ये फोर्सी कर सकें, आप में अगर वो मार्केट स्किल्स हैं, आप उसमें एंट्री और एग्जिट दोनों प्लान करें। सो एंट्री कब करना है? बिफोर दैट मूवमेंट कम, और एग्जिट जब वो पीक है या जब आपने अपना प्रॉफिट बना लिया तब आप वो एग्जिट करें। अगर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं तो ही दिमाग लगाइए, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। क्वाइट ऑनेस्टली, अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या कहते हैं, मान लीजिए 10 साल के ऊपर आपका गोल है, तो तब आप अगर ये सारे बदलाव करने की कोशिश करते हैं, उसका जो नेट इम्पैक्ट आपको 8 या 10 या 15 साल बाद आएगा वो ज्यादा नहीं होगा। सो अगर आप एक पैसिव इन्वेस्टर है, मार्केट स्किल्स नहीं है आपके पास, तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर आप मार्केट के एक्सपर्ट हैं और इसको टाइमिंग कर सकते हैं, तो यस, मोस्ट सर्टेनली आप इसका एक कोशिश जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको बेसिकली बाजार की समझ होना बेहद जरूरी है। जो फाइन पॉइंट्स होते हैं बजट के या बजट से पहले, कि सरकार अगर फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर कुछ ऐलान करती है तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिससे इनमें फायदा होगा, आप उस हिसाब से, जैसा हर्षवर्धन ने भी बताया, टैक्टिकल एलोकेशन जरूर कर सकते हैं, पर वो एक शॉर्टर टर्म का बेनिफिट आपको देगी। जैसे ही वो इवेंट खत्म होगा, उसका बेनिफिट भी काफी हद तक फेड होता हुआ नजर आएगा। कोई मतलब फायदा आपको होगा, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए आपको एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन की ही जरूरत है। डेफिनेटली कर सकते हैं अगर आप इसको सोचते और समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। वही जब हम ब्रॉडर थीम्स की यहाँ पर कीर्तन बात कर रहे हैं, आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, इंफ्रा हो गया, फिर लॉजिस्टिक्स है। बेसिकली जो पीएलआई स्कीम का दायरा है उसको बढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बूस्ट मिले मैन्युफैक्चरिंग को। और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके बूस्ट से डेफिनेटली इकोनॉमी को अच्छा बूस्ट मिलता है। तो यहाँ पर हम अभी एट द मोमेंट क्या चैलेंजेस देख पा रहे हैं और इस बार बजट में क्या एक्सपेक्ट करें? स्वाति जी, सबसे पहले जैसे मैंने मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट्स में भी कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पीएलआई स्कीम एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है आज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए इंडिया में। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है, और एप्पल जिसका एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले दिया, जिनको प्रोबेबली जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और चाइना की अनसर्टेनिटीज, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज की वजह से वहां से पैसा या बिजनेसेस निकाल कर किसी और देश में लेके जाना है। जैसे बहुत सारे यूएस के बिजनेसेस है जो सेमीकंडक्टर्स, वो बिजनेसेस वापस यूएस में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें शायद ताइवान और दूसरे स्टेट्स में ये जियोपॉलिटिकल कई प्रॉब्लम्स हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इंडिया को एक बहुत ही सुपीरियर सब्स्टिट्यूट माना जा रहा है चाइना को, तो उसके लिए
बढ़ावा देने की बहुत जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जिसमें पीएलआई ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बजट में, तो अब तक अगर आप देखेंगे पीएलआई स्कीम्स आई थिंक शायद कुछ 16-17 सेक्टर्स के लिए दी गई है। मुझे ऐसा लग रहा है इस वाले बजट में डेफिनेटली थोड़ा सा और इंसेंटिव दिया जाएगा कुछ और सेक्टर्स को, जिनसे वो सेक्टर्स थोड़े से कॉम्पिटिटिव बन सके, जैसे शायद मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग हो गया, केमिकल्स हो गया, ऑटो कंपोनेंट्स हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि लार्जर थीम आपका मैन्युफैक्चरिंग है, तो पीएलआई से एक सपोर्ट मिलेगा। दूसरा सपोर्ट आपको जो चाहिए वो है शायद इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स, क्योंकि आप शायद मैन्युफैक्चरिंग तो अच्छे से कर लेंगे, पर अगर आपके रोड्स, रेलवेज और बाकी इंफ्रा, जिसकी वजह से ये एक एंड टू एंड प्रोडक्ट सॉल्यूशन बन सकता है, अगर वो प्लेस में नहीं है तो शायद मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी थीम को ध्यान में रखकर हर साल की तरह लॉजिस्टिक्स और इंफ्रा पे भी बहुत ज्यादा फोकस दिया जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक काफी सपोर्ट देते हैं। और इन सबके साथ, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में बनाइए, चाइना का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस या सजेशंस या बहुत सारी चीजें मुझे ऐसा लग रहा है बजट में फोकस में होगी, क्योंकि आप जितना इजी किसी भी एक एंटिटी को इंडिया में बिजनेस खोलकर चलाने के लिए, या जितनी तेजी से आप इसे खोलकर चलाने की अपॉर्चुनिटी देंगे, तो उतने ही ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है इन लार्जर लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर वाली थीम में पीएलआई, मैन्युफैक्चरिंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काफी फोकस हो सकता है इस वाले बजट पर। ओके, बिल्कुल। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देने की पूरी तैयारी सरकार की कोशिश रहेगी कि रहे, बिकॉज यहाँ पर ग्रोथ को भी बढ़ावा देने की काफी ज्यादा जरूरत है। जब हम अब पोर्टफोलियो की तरफ आते हैं अपने हर्षवर्धन, तो हमने जैसा बोला कि चलिए बजट के इर्द गिर्द आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ टैक्टिकल स्ट्रैटेजी या टैक्टिकल एलोकेशन डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो लंबी अवधि का एसेट एलोकेशन है। तो लॉन्ग टर्म में अगर मानिए किसी ने बजट के इर्द गिर्द ये सोचते हुए एंटिसिपेशन में कुछ चेंजेस किए हैं, वो लॉन्ग टर्म में कितना फायदेमंद साबित होगा, और आफ्टर ऑल आपकी लंबी अवधि का जो एसेट एलोकेशन प्लान है वो कैसा हो? सो देखिए साथी, आप ना अगर एक टैक्टिकल मूव कर रहे हैं, सो मान लीजिए हम कहते हैं कि जैसे कीर्तन ने कहा कि लॉजिस्टिकल जो सेगमेंट है उसमें बढ़ावा मिल सकता है। तो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपके। तो एक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड भी है, म्यूचुअल फंड एक ऑफर करता है, विच इज मोर लाइक अ थीमेटिक सेट ऑफ फंड है, जहां पे आप सिर्फ उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जहां जो लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट करती है, कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। अब आप एक इन्वेस्टर है, आपका 100 रुपया मान लीजिए टोटल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है, आप एक टैक्टिकल मूव के लिए कितना रुपया लगा सकती है? ज्यादा से ज्यादा आई बिलीव 10% या 20%, आप पूरा 100% तो मूव करेंगे नहीं। तो आपने मान लीजिए 10 या 20% अपने इस पूरे पोर्टफोलियो का आपने एक टैक्टिकल मूव किया और आपने इसे एक ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया। अब बजट आ गया, बजट का जो इफेक्ट आना था, मान लीजिए इसका जो असर आना था, वो प्राइस मूवमेंट थोड़ा होता है, और जो भी बजट अनाउंसमेंट होती है उसका जो सेक्टर पे इवेंचुअल बेनिफिट आना है उसको, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ऐसा नहीं कि 1 फरवरी को बता दिया तो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन जो सेक्टर है वो 3 महीने में पूरा बन जाएगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं, ये शुरू होते हैं और कंप्लीट होने में कई बजट लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इससे 10 to 20% आपने इसमें इन्वेस्ट किया। अब आप इसे एग्जिट प्लान करती, मान लीजिए 2 साल में आपने एग्जिट किया, इसका जो आपको फायदा मिला, नाउ इसको आप कंपेयर करेंगे विज़ योर डाइवर्सिफाइड फंड। आपके पास एक डाइवर्सिफाइड फंड भी था, मान लीजिए बाकी का 80% आपने डाइवर्सिफाइड फंड में रख रखा है। अब वो डाइवर्सिफाइड फंड मैनेजर जो है उन्हें भी पता है कि ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स सेक्टर में थोड़ा फायदा हो सकता है और इन पर्टिकुलर कंपनियों को फायदा होगा, तो आपके डाइवर्सिफाइड फंड में भी उन्होंने एक्सपोजर लिया है। हालांकि ऑफकोर्स उसमें एक्सपोजर मैक्सिमम 5% का होगा, जहां की आपने अगर सेक्टर फंड में डाला तो 100% आपका उसमें एक्सपोजर रहा है। सो ओवरऑल अब ये सवाल उठता है कि 8, 10 या 15 साल बाद ये पूरे मूव का जितना आपने ये 20% लगा के उसमें कमाया या एंट्री एग्जिट प्लान की और ये एक्चुअली फायदेमंद निकला, सो दैट हैज टू बी द अंडरलाइंग फैक्टर। तो इसका इंपैक्ट
ओवर 10 ईयर्स 15 ईयर्स इतना ज्यादा आपके पोर्टफोलियो पे नहीं आएगा, क्योंकि आपका एलोकेशन भी छोटा सा था। आपने मान लीजिए 2 साल के लिए किया था, 2 साल में आपने निकाल लिया, वापस आपने डाइवर्सिफाइड फंड में ही आए हैं। तो कहने का ये मतलब है, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा। तो अगर ऐसा किसी को लगे कि ये करना बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं ये मानता हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है अगर आप, तो बजट के अनाउंसमेंट के आसपास अगर आप कोई मूव करना चाह रहे हैं, इसका इंपैक्ट जो आप समझते हैं आपके पोर्टफोलियो पे होगा उतना नहीं होगा। तो या तो आप अपने शौक के रूप में करिए कि मुझे टाइमिंग करना है, मुझे थोड़ा अल्फा ज्यादा जनरेट करना है फ्रॉम अ डाइवर्सिफाइड फंड, तो ठीक है। लेकिन आप अगर ये उम्मीद रख रहे हैं ये काम करने से मेरा रिटर्न ओवरऑल जहां पे मान लीजिए 12-14% आ रहा था, इसकी वजह से मेरा 18-19-20% होगा, वो नहीं है। तो अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिकली रखें। और इनफैक्ट मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं खुद भी बजट रिलेटेड कोई भी अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे में वो क्षमता नहीं है, मेरे में वो एक्सपर्टीज नहीं है कि मैं हर सेक्टर को टाइम करूं, एंट्री एग्जिट करूं, और अगर करने की कोशिश भी करूं तो इवेंचुअली मुझे क्या मिलने वाला है एक्स्ट्रा। मुझे नहीं लगता मुझे 10-15 साल के ऊपर में कुछ ज्यादा फायदा होने वाला। बिल्कुल। एक चलिए ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी कुछ चर्चा हम जारी रखेंगे आने वाले बजट पर और कैसे आप अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकते हैं, करने का सही समय है भी कि नहीं है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन पर आपको रखना चाहिए ध्यान। तुरंत लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो कर रहे हैं हम खास चर्चा मनी गुरु में, हमारे साथ हर्षवर्धन रूंगटा और कीर्तन शाह। कीर्तन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिस पर सरकार हमेशा से डेफिनेटली फोकस करती ही है और उसका काफी हद तक जो कनेक्शन है वो आम आदमी से है। कंजम्पशन सेक्टर की यहां पर बात कर रहे हैं। कंजम्पशन सेक्टर को बढ़ावा मिले, उसको लेकर अभी एक्चुअली बजट में सरकार को कैसे कदम उठाने की जरूरत है? स्वाति जी, अगर आप देखें कंजम्पशन में, तो सबसे पहले अगर आप पिछले कुछ महीनों का अगर डेटा देख ले आईआईपी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर, सबसे बड़ा प्रेशर उस पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स से आ रहा है। ठीक है, अगर आप ये देखें तो इसका सीधा इम्पैक्ट कंजम्पशन का एक नहीं बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स पर आता है। जैसे आप देख लीजिए, कंजम्पशन का इफेक्ट एफएमसीजी पर भी आएगा, कंजम्पशन का इफेक्ट रिटेल पर आएगा, 2 व्हीलर्स पर आएगा, 4 व्हीलर्स पर आएगा, ज्वेलरी पे आएगा, फैशन प्रोडक्ट्स पे आएगा। तो कंजम्पशन एक ऐसा थीम है जो शायद एक सेक्टर को नहीं बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। इसे सॉल्व करने का लार्जली मेरे हिसाब से एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि ऑफ कोर्स आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं चीजें काफी अफोर्डेबल हो जाती है और कंजम्पशन थोड़ा सा बेटर हो जाता है। पर दूसरा तरीका कंजम्पशन को बूस्ट करने का ये है कि आप लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा दे दीजिए, और जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ जाएगा तो आप कंजम्पशन को ऑटोमेटिकली बूस्ट कर पाएंगे, क्योंकि डिमांड शायद बढ़ जाएगी। तो हर बार एक्सपेक्टेशन आम आदमी की यही होती है कि शायद टैक्स में कुछ राहत मिल जाए जिसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ जाए। तो अगर आप देखें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2015-16 से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2.5 लाख की जो ये लिमिट है वो 2.5 लाख पर अटकी हुई है। तो शायद आम आदमी ये होप कर सकता है कि अगर ये 2.5 लाख की जो लिमिट है उसे 5 लाख कर दे तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, जिससे कंजम्पशन बेटर हो जाएगा। या अगर आप जो पीक टैक्स है जो 43% है उसको कम कर दे 35%, तो शायद कंजम्पशन बढ़ सकता है। या आपकी जो एटीसी की लिमिट है, या आप जो इंटरेस्ट में जो सेक्शन 24 में जब हाउसिंग में आप इंटरेस्ट लेते हो या लोन पेमेंट करते हो तो उसमें इंटरेस्ट में जो डिडक्शन मिलता है वो बढ़ा दे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं टैक्स एंगल पे जो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर बजट में की जाए, जिसकी वजह से आम आदमी के पास पैसा बढ़ जाएगा, विच विल लीड टू हायर कंजम्पशन। ऑफ कोर्स ये सब एक्सपेक्टेशंस हैं। प्रॉब्लम यह है कि कोविड होने के बाद इतना ज्यादा पैसा गवर्नमेंट ने भी सब्सिडीज में लगाया हुआ है कि ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट कंट्री का बहुत बढ़ चुका है। तो कितनी राहत टैक्स कम करने से मिल सकती है वो शायद डिफिकल्ट है गेज कर पाना। पर कंजम्पशन एक ऐसा थीम है जो बहुत सारे सेक्टर्स को अफेक्ट करता है, और अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए या आप अगर लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा दे पाए
ये एक अच्छा तरीका होगा कंजम्पशन को रिवाइव करने के लिए। ओके, तो कंजम्पशन को रिवाइव करना बेहद जरूरी है और ये एक सरकार के लिए चुनौती भी है, चैलेंज भी है, जिससे वो पार पाने की डेफिनेटली कोशिश करेगी, क्योंकि एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ ग्रोथ का भी ख्याल रखना है। वहीं जब हम एसेट एलोकेशन के, हर्षवर्धन, बात कर रहे हैं, आपने बखूबी समझाया कि कैसे टैक्टिकल एलोकेशन हमेशा लंबी अवधि के लिए उतना ज्यादा कारगर साबित नहीं होता है, पर लंबी अवधि का एसेट एलोकेशन होता कैसा है, ये मैं आपसे समझना चाहती हूं कि उसमें कैसे बदलाव होने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। क्या ऐसी स्ट्रैटेजी रहे कि आप निवेश करें और उसको एक तरीके से भूल जाएं कि हाँ हमने निवेश किया था, और उसको इस तरीके से भूलें कि आपके साथ वो निवेश लंबे टाइम के लिए रहे और जब जरूरत पड़े, बहुत जरूरत पड़े, तभी उसमें बदलाव करें। तो देखिए स्वाति, अगर कोई भी इंडिविजुअल अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हैं तो वो पहला कदम उनको ये रखना है कि मैं कैसे अपने पैसे डिवाइड करूंगा डिफरेंट एसेट क्लासेस में, और वो करने की जरूरत क्यों है। तो मान लीजिए जब इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल होता है तब आप देखेंगे गोल्ड का भाव बढ़ने लग जाता है, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन बन जाता है। गोल्ड एंड इक्विटी मार्केट इनवर्सली रिलेटेड है। तो ऐसे आपको अपने पोर्टफोलियो में अपने अलग अलग एसेट्स डालने, एसेट क्लास डालने, ताकि आप अपने रिस्क को अच्छी तरह मैनेज कर सकें। बचपन से कहावत भी है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सारे अंडे आप एक ही घोंसले में नहीं रखते। तो वही फिलॉसफी है कि आप जब अपने पैसे इन्वेस्ट करें अलग अलग प्रोडक्ट्स में डालें, ताकि एक जो ज्यादा रिस्की होता है और दूसरा कम होगा, तो आपस में एक दूसरे को मैनेज कर लेंगे। अब इसके अलग अलग तरीके होते हैं। तो अगर हम प्राइमरीली देखें, 4 प्राइमरी तरीके हैं, बेसिक तरीके हैं एसेट एलोकेशन के। एक जो बहुत सिंपल है, जो हम सुनते हैं कि जो थंब रूल की बात करते हैं कि भाई आपकी जितनी उम्र है, तो आप एसेट एलोकेशन जो करते हैं अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुए करते हैं। वो ये है कि अगर आप 30 साल के हैं तो आप 30% अपना पोर्टफोलियो डेट और गोल्ड वगैरह में लगाएंगे, जो थोड़ा सेफर माना जाता है, और 70% आप इक्विटी में लगाएंगे। तो ये एज के हिसाब से आपने एसेट एलोकेशन तय कर लिया, और इसमें जैसे जैसे बदलाव, आपकी उम्र बढ़ती रहती है, बदलाव करते रहते हैं। दूसरा होगा जो स्ट्रेटेजिक या जो स्टैटिक या कांस्टेंट वेट एसेट एलोकेशन जो कहते हैं। ये एक सिंपल फिलॉसफी, आप इसमें एज को अपनी कंसीडरेशन में नहीं लेते। आप देखते हैं कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपके गोल्स क्या है, और इस मुताबिक आप डिसाइड करते हैं कि कितना आपका इक्विटी और कितना डेट में जाएगा। सो मान लीजिए आपने सब इवैल्यूएशन करने के बाद देखा कि आपका 60% आपको इक्विटी में रखना है और 40% आपको डेट में रखना है। ये एसेट एलोकेशन से आपने साल की शुरुआत की। साल के एंड में मान लीजिए इक्विटी मार्केट 20% बढ़ा है और डेट में आपको 5% का गेन हुआ है। सो टोटल जब हम एंड में मिलाएंगे, आप ये देखेंगे कि आपका जो ओरिजिनल एसेट एलोकेशन था 60% इक्विटी एंड 40 डेट, ये बदल के आपका 63% इक्विटी हो गया और 37% डेट हो गया। ये क्योंकि मैं जो रिटर्न की बात कर रहा हूं। अब ये चीज में आप क्या करेंगे, इक्विटी आप 3% बेचेंगे और आप डेट थोड़ा और खरीदेंगे। तो ये आप रीबैलेंस करते हैं अपने एसेट एलोकेशन को। दिस इज अ कांस्टेंट वेट। तीसरा जो तरीका है वो है डायनेमिक एसेट एलोकेशन। आप ये कहते हैं कि मैंने अपना रिस्क प्रोफाइलिंग वगैरह तो देख लिया, लेकिन मुझे अपना इक्विटी एलोकेशन जो है वो मुझे मार्केट की वैल्यूएशन पे डिपेंड करना है। वो मेरे गोल्स हटा दीजिए, मेरे टाइम होराइजन हटा दीजिए। मोर ओवर मेरा खाली एक इंटेंट है कि मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे इक्विटी में कम या ज्यादा करना है। तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन क्या करता है, वो मार्केट की वैल्यूएशन के बेसिस पे इक्विटी और डेट में एलोकेशन लेता है। तो जो मैट्रिक्स है वो प्राइस टू अर्निंग हो सकता है, प्राइस टू बुक हो सकता है, जो भी आपको इंडेक्स का जो भी मैट्रिक्स लेना है वो लेके आप इक्विटी डेट एलोकेशन करते हैं। तो मान लीजिए मार्केट की पीई 21 है, तो आप कहेंगे कि मेरा इक्विटी एलोकेशन 60% होना चाहिए। मार्केट की पीई बढ़ के अगर 30 हो जाती है तो आप अपना इक्विटी एलोकेशन घटा के फ्रॉम 60 उसको घटा के 30 कर दें। तो ऐसे जो फ्लक्चुएशंस हैं ये आपको मार्केट वैल्यूएशन के बेसिस पे करने हैं। तो ये है कि ये हो गया डायनेमिक एसेट एलोकेशन। और जो लास्ट हमने जो है वो है टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं जहां पे आप अपने एसेट एलोकेशन प्लान बना सकते हैं। कोई वन साइज फिट ऑल नहीं होता, लेकिन आपको अपना एसेट एलोकेशन मेंटेन करना है। आप प्रोसेस चेंज कर सकते हैं, एलोकेशन चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको एसेट्स डिवाइड करके रखने होंगे। और लॉन्ग टर्म व्यू में अगर देखेंगे तो ये जो एसेट एलोकेशन है यही डिटरमाइन करेगा कि एंड में आपका कैपिटल सेफ्टी, कैपिटल ग्रोथ कैसे हो। बिल्कुल।
बिल्कुल, तो बजट से पहले बजट की तैयारी, अपने पोर्टफोलियो प्लानिंग की तैयारी, कौन से सेक्टर पर रह सकता है फोकस, कौन सी थीम का रखें ध्यान और कैसे बनाएं अपना पोर्टफोलियो प्लान, इस पर चर्चा की हमने। कीर्तन शाह और हर्षवर्धन रुंगटा दोनों का शो में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।